प्रस्तुतकर्ता विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश। यह दिव्य है, अमूल्य है। प्रायोजक पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। और पतंजलि केशकांति एडवांस, नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। बाजार में 2 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। आरबीआई के रिस्क वेटेज बढ़ाने के कदम से बाजार में दिखा दबाव। निफ्टी 33 अंक तो सेंसेक्स करीब 200 अंक फिसला। आरबीआई के झटके से बैंक निफ्टी 580 अंक टूटा। 43,580 के लेवल पर बंद। एसबीआई और एक्सिस बैंक निफ्टी के टॉप लूजर्स, तो बजाज फाइनेंस समेत एनबीएफसी शेयरों में भी बिकवाली रही हावी। आरबीआई के एक्शन से पर्सनल लोन होगा महंगा, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार संभव। जी बिजनेस से खास बातचीत में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने किया दावा। एफएमसीजी शेयरों में तगड़ी खरीदारी। नेस्ले, एचयूएल, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर 1.5 से 2.5% तक उछले। सोमवार को बीएसई का इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म होगा लॉन्च। ब्रोकर के सिस्टम में तकनीकी खामी पर निवेशक सीधे एक्सचेंज पर काट सकेंगे सौदा। डीप फेक के दुष्परिणामों से पीएम मोदी ने लोगों को किया आगाह। कहा, डीप फेक फैला सकता है समाज में अशांति। खुद के गरबे के फेक वीडियो का किया जिक्र। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन जानेंगे, साथ ही सोमवार के लिए अब क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी समझेंगे। और आपके पास भी सवाल है तो हमसे पूछिए। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके सोमवार के लिए तैयारी कराएंगे हमारे खास मेहमान। परिचय करा देते हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता से भी जानेंगे आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। लेकिन सबसे पहले शुक्रवार के बाजार का हाल हम समझ लेते हैं। बाजार में 2 दिन बाद आज गिरावट दर्ज की गई। दरअसल बाजार पर आज आरबीआई के एक्शन का असर साफ देखने को मिला और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 188 अंक फिसलकर 65,795 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक गिरकर 19,732 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 578 अंकों की गिरावट रही और ये 43,584 के स्तर पर हुआ बंद। बाजार में शुक्रवार को किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कारोबारी हफ्ते की आखिरी दिन बाजारों में आज हमें भारी गिरावट दिखी। खासकर बैंक निफ्टी आप देखिए तो ऑलमोस्ट 1 से 1.25% तक लुढ़कते हुए नजर आए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जिस तरह से रेगुलेशंस आते हुए दिखे अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, जो रिस्क वेट्स वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहां पर इम्पैक्ट साफ तौर पर तमाम बैंक्स और एनबीएफसीज पर करते हुए दिख रहे थे। इसका इम्पैक्ट आपको तो देखने को मिला। उसके अंतर्गत जो गेनर्स और लूजर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर निफ्टी में भी करीबन 40 से 50 अंकों की गिरावट इस वजह से हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी से ऐसा दबका था जहां पर कमजोरी आपको देखने को मिली। वहीं गेनिंग ग्राउंड्स पर अगर आप देखें निफ्टी में, तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियों ने काफ़ी बढ़िया कमान संभाली थी। अच्छी तेज़ी थी। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ समेत अपोलो हॉस्पिटल्स और एलएनटी भी 3100 के पार जाता हुआ दिखा। तो एक बैलेंस्ड ट्रेड आप देखिए यहाँ पर निफ्टी पर होता हुआ दिखा। इसी वजह से निफ्टी में परसेंटेज वाइज हमें उतनी बड़ी गिरावट आज के दिन में नहीं बनी। पर दूसरी तरफ जहाँ पर गिरावट का मूड माहौल था, वहाँ पर बैंकिंग स्पेस ही प्राइमरली डोमिनेट कर रहे थे। एसबीआई, एक्सिस बैंक समेत यहाँ पर काफ़ी सारे बैंकों में भारी वाली रही। खासकर जो मिड कैप वाले हैं, आरबीएल बैंक आप देखिए वहां पर भी बड़े दबाव थे, करीबन 7-8% के। ओएनजीसी, बीपीएससीएल भी आज के दिन में कमजोर रहे। निफ्टी बैंक की बात करें तो ओनली लूजर्स ही थे, और जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई समेत एक्सिस बैंक पर भी 3-3.5% तक का दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया।
इनफैक्ट आरबीएल बैंक जिसकी मैं बात कर रहा था वहाँ पर तो 8% का कट था ही, साथ ही आईडीबीआई बैंक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स यहाँ पर 5-5.5% की भारी बिकवाली आज देखने को मिली और एबी कैपिटल भी इंट्राडे में 6% के ज़्यादा आज के दिन में लुढ़क रहा था। टॉप गेनर्स के लिहाज से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ये धीरे धीरे अपनी आज गति बढ़ाता हुआ दिखा और अच्छी तेज़ी और इनफैक्ट सर्किट पर बंद हुआ, करीबन 20% की शानदार सर्किट इसने भी लगाए। वैरॉक इंजीनियरिंग, एफएसएन ई कॉमर्स जो कि हम नाइका के नाम से जानते हैं, वहां पर भी 10% की तेजी बनी। इरकॉन इंटरनेशनल और तमाम जो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स थे मिड कैप स्पेस में, वो आज बहुत ही शानदार एक्शन में थे। पर गिरावट कहां थी? टॉप लूजर्स के लिहाज से सैटिन क्रेडिट केयर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, कोविड मेडिकल जैसे स्टॉक्स पर आज आपको दबाव देखने को मिला। तो ओवरऑल आज के दिन जो कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था, बैंक्स और एनबीएफसीज ये दो ऐसे स्पेसेस थे जहां पर भारी दबाव रहा। पर अब यही देखना है कि सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो बाजार किस तरह से फ्रेश ट्रिगर्स के साथ ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आइए आज के खास मेहमान से बातचीत करने से पहले एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 477 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 565 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं सामने। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे आज के खास मेहमान। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। आज तो काफी तगड़ा झटका लग गया बाजारों को आरबीआई के एक फैसले से। फैसला आया था कल, डेफिनेटली बाजार खुले तो खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में तगड़ी बिकवाली देखने को मिली, जो रिस्क वेटेज बढ़ाया गया है। अब आरबीआई ने जो कहा है, जो फैसला लिया है, कितना लंबा परिणाम आप देख सकते हैं इस पूरे फैसले का? आज तो बाजारों ने रिएक्ट किया, मंडे को कैसा आप देख रहे हैं कारोबार? नहीं देखिए, रिएक्शन तो कल भी आ गया था। एक चीज देखिएगा, कल दोपहर में मार्केट्स बहुत बढ़िया चल रहे थे और अचानक से मतलब आप मान लीजिए कि 3 बजे के लगभग एक मेजर डिप आया, मेजर कट आया और वो हमें लग रहा था उस टाइम पे कि भाई सेटलमेंट है, थर्सडे है, निफ्टी भी टूट गया और एक ऐसा लग रहा था और बैंक निफ्टी अच्छा खासा टूटा। सो ओवरऑल कल एक रिएक्शन आया और आज भी अच्छा खासा रिएक्शन है। इट इज अ बिग रिएक्शन, इनफैक्ट 1.25% के लगभग पूरा ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ऊपर से बैंक निफ्टी अच्छा करेक्ट कर गया और ठीक है, स्टेप भी है और स्ट्रिक्टर नॉर्म्स है, बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक द रेगुलेटर हैज डन अ गुड थिंग, क्योंकि देखिए सर्टेनली अनसिक्योर्ड लोन्स है, उन पे ये अगर नकेल लगाते हैं तो सही भी रहता है और फॉर द सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस से ही सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट साथ साथ एनबीएफसीज भी काफी टूटे और निफ्टी में भी, और अगर आप स्टॉक्स में भी देखें तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स कम टूटे थे, बल्कि पब्लिक सेक्टर के पर्टिकुलरली एसबीआई ने भी काफी प्रेशर डाला, इवन पीएनबी, एसबीआई ये सब टूटे हैं। बट ऑन दी अदर साइड बाकी स्टॉक्स काफी चल रहे थे। ऑटो वाज डूइंग वेल, फिर फार्मा अच्छा कर रहा था, हेल्थ केयर अच्छा कर रहा था, एफएमसीजी अच्छा कर रहे थे। सो ऐसा कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। मार्केट्स में प्रेशर जरूर इस पर्टिकुलर स्टेप ने डाला, बट ओवरऑल मार्केट्स में काफी अंडर करंट स्ट्रांग है। मुझे अभी भी जो स्मॉल कैप मिड कैप जिन पे मैं काफी बुलिश रहा हूं कई महीनों से, इनफैक्ट मार्च अप्रैल से लेकर अब तक, और अभी भी लगता है कि वहां पे बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, बट स्टिल वी हैव टू बी कॉशियस। वहां पे अच्छे स्टॉक्स में ही एंट्री लेना ज्यादा समझदारी रहेगी, जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मूव काफी ज्यादा है, कैपिटल गुड्स हो या ईपीसी कंपनीज हो, ये सब अच्छा कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई एम बुलिश और मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का मार्केट ही है। और सामने अब इलेक्शन के रिजल्ट्स है, वोट पोलिंग स्टार्ट हो गई है, सो इलेक्शन के, स्टेट इलेक्शंस के, असेंबली इलेक्शंस के, तो मार्केट्स में इवेंट्स भी है, बट स्टिल आप सामने देखिए विक्स में कोई भी विशेष कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं और क्वालिटी स्टॉक्स पे बने रहे। जहां क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं वहां पे कोई भी करेक्शन आए तो डिप पे लेने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, तो ये रही राय संदीप जी की बाजार पर। संदीप जी, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी अभी? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं एक मेरा पुराना चहेता स्टॉक है, वह एरिस लाइफ साइंसेज। आप देखिए, मैंने फार्मा की बात की थी, डिफेंसिव्स और फार्मा इंडेक्स भी बहुत बढ़िया कर रहा है और काफी सारे फार्मा स्टॉक्स आप लार्ज कैप्स भी देखे हैं, भले वो सिप्ला हो, सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डीज हो। आज हमारे पैनल में सभी के मतलब इनफैक्ट रडार पे था और सभी ने एक के बाद एक फार्मा स्टॉक्स काफी रेकमेंड कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से ही। तो मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में एरिस लाइफ साइंसेज कैन बी अ गुड पिक। 970-990 का टारगेट और 932 का क्लोजिंग प्राइस था, 905 का स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो एरिक लाइफ साइंसेज में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की ओर। संदीप जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए आज कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आप? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं और वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया। इनकी जो दूसरी कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज, उनको मैंने जैन साहब के जेम्स में कवर किया और ये कंपनी आज देखते देखते 46,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई है। एंड बेहतरीन कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है। और अपन हाईवेज में जाते हैं तो काफी इनकी ब्रांडिंग दिखती है। अमिताभ बच्चन भी इनके ब्रांड एम्बेसडर पहले रहे हुए हैं। 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और एमएस ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब्स, और ये सेक्टर भी बहुत बढ़िया कर रहा है, पाइप्स वाला सेगमेंट। और क्योंकि इनका एप्लीकेशंस देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग में, इरिगेशन में, सोलर प्लांट्स में, ग्रीन हाउसेस में, इन सब में लग रहा है। तो वेयर हाउसेस, ये सारी चीजें बहुत ही, मतलब सरकार जिस तरीके से अभी वैसे भी फोकस्ड है काफी इंफ्रा पुश के ऊपर। और कंपनी देखिए एक the company innovated to be the world's only company to make steel tubes with size of 10 into 10 mm और 1000 into 1000 mm की, इस तरीके का इनका, और काफी सारे रजिस्टर्ड पेटेंट्स है कंपनी के उसमें, और डोमिनेंट मार्केट शेयर है इंडिया में। और काफी अच्छा किया इन्होंने, अपोलो ट्राइकोट को इन्होंने एक्विजिशन की, ग्रोथ ड्राइवर्स भी है, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग, 50,000 से ज्यादा रिटेलर्स। और फंडामेंटल्स पे अगर मैं आता हूं तो बहुत ही गजब के फंडामेंटल्स, गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स, 28-29% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24% की रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी गजब की रही है, इनफैक्ट 40% के लगभग। सेल्स की कैगर 3 साल में 28% के लगभग। और क्वार्टरली रिजल्ट जो मैं बोल रहा था, 150 करोड़ के पैट के सामने 203 करोड़ का पैट था सितंबर 2022 और 2023 को मैं कंपेयर करता हूं। तो दैट्स द काइंड ऑफ रिजल्ट द कंपनी हैज गिवन। और कंसिस्टेंटली कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। और FIIs DIIs का तो ये डार्लिंग स्टॉक है, ऑलमोस्ट 40% के लगभग होल्ड करते हैं। FI 40 क्या 41-42% तो इस तरीके का इनका बेहतरीन एक शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 1890-1930 के टारगेट के लिए 1890-1930 के टारगेट के लिए एपीएल अपोलो में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आई है संदीप जैन की तरफ से। आइए अब दर्शकों से सवाल जवाब करते हैं। राजस्थान सीकर से विकास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार विकास जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैम जी नमस्कार जी, मेरे पास HDFC के मतलब 25 शेयर है 1558 की प्राइस पे, तो उनको होल्ड करना है या सेल करना है? कब तक का व्यू रखा है आपने HDFC बैंक पर? अभी मेरे मतलब 2 महीने से होल्डिंग में है, अभी सोच रहा हूँ मैं 6 महीने के लिए। 6 महीने का नजरिया HDFC बैंक पर। स्वाभाविक तौर पर सभी स्टॉक के साथ HDFC बैंक में भी आज हमने दबाव देखा RBI की खबर के बाद। 6 महीने का नजरिया संदीप जी, कैसा लग रहा है आपको HDFC बैंक पर? देखिए HDFC बैंक को थोड़ा नजरिया इनको लंबा करना पड़ेगा। HDFC बैंक जब से विलय हुआ है तब से काफी स्लो मूवर रहा है। इनफैक्ट पूरे अगर आप मार्केट्स को देखो तो उनमें एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। और ऐसा लगने लगा था बीच में कि अब ऐसा समय आएगा जब मार्केट्स रुकेंगे तो HDFC बैंक और ये जो ऋतिक स्टॉक्स है, मतलब रिलायंस, HDFC, ये सब कहीं ना कहीं मार्केट को हेल्प करेंगे ऊपर जाने में। और ऐसा ही हुआ, परसों के दिन हमने देखा और कल भी देखा तो HDFC बैंक थोड़ा बहुत मूव किया, थोड़ा रिलायंस मूव किया, TCS बहुत बढ़िया, जब उनकी बायबैक की डेट फाइनल हुई तो बहुत बढ़िया मूव दिया। सो IT स्टॉक्स में डूइंग वेल, इन्फोसिस अच्छा कर रहा था। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे बहुत कोई रिस्क लगती नहीं है और इनके भाव भी आ जाएंगे कोई 6 महीने के हिसाब से नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ अ बाय एंड अ फॉरगेट स्टोरी, बट जस्ट दैट कि HDFC बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि, और एक बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी में। इनफैक्ट HDFC बैंक और HDFC मिलने के बाद और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स हो गई है। तो आई फील कि स्टॉक को ये होल्ड करके रखें और इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर ये 2 से 3 साल का नजरिया रखेंगे तो। 2 से 3 साल का कम से कम नजरिया HDFC बैंक पे रखने की सलाह दे रहे हैं आपको संदीप जी। अगले कॉलर वेस्ट बंगाल से दीपक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। मेरा पास मार्क्सन फर्म है 114 के लेवल से 2500 शेयर, और एक शेयर है BSE लिमिटेड 667 से 100 शेयर,
और यस बैंक का शेयर है 21 में 30,000 शेयर। ओके, बीएसई की आपने कितनी आपने खरीद बताई है दीपक जी? 667 और मार्क्सन फार्मा 114 में, मार्क्सन 114 में है। एक मिनट, बीएसई मार्क्सन 140, यस बैंक 21 पे, बीएसई का एक बार फिर से बताइए प्लीज। 114 मार्क्सन। ठीक है, अच्छा मार्क्सन ठीक है 114 है, बीएसई का एक बार फिर से बताइए प्लीज। 667। 667, ओके ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रही थी। 1220 में 100 शेयर। हाँ ठीक है, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी। और तीनों स्टॉक्स पर कितना कितना नजरिया रखा है आपने? 1 साल। और यस बैंक 21 में 30,000 शेयर। ठीक है, ओके। बताइए संदीप जी, तीनों स्टॉक्स पर आपकी राय। उसमें भी बीएसई में 667 की इनकी खरीद है। जानना चाहेंगे तीनों स्टॉक्स पर क्या रही स्ट्रैटेजी? नहीं, बिल्कुल बीएसई तो वन ऑफ माय टॉप पिक्स रहा है। इनफैक्ट मैंने तो 220 रुपए से रेकमेंड करके आज 2400 रुपया, उसमें भी कॉर्पोरेट एक्शन हो गया और बहुत सारे डिविडेंड भी आ गए क्योंकि डिविडेंड डील भी अच्छा होता है। तो ये तो नो ब्रेनर स्टोरी है और ये बाय एंड फॉरगेट स्टोरी है। जिस तरीके से इनके सेंसेक्स फ्यूचर्स, बैंकेक्स और ये सारे चलने लगे हैं और प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो बीएसई ओनली स्टॉक लिस्टेड होते हैं उनमें इनकी टर्नओवर चार्जेस भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से बीएसई को फायदा होता है। तो मेरे हिसाब से तो बीएसई बहुत अच्छे लेवल्स पे ये एंट्री लिए है, बधाइयां इनको। और शायद हमारे चैनल को देखते होंगे रेगुलरली, हमने बहुत बार इनफैक्ट इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। एंड बिल्कुल डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक हम बार बार रेकमेंड करते रहते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स के पास भी और हमारे फैमिली मेंबर्स के पास भी हो सकता है और हमारे एसोसिएट्स के पास भी हो सकता है। सो बिल्कुल बीएसई को ये होल्ड करे। यस बैंक भी एक तरीके से देखिए, मैं तो अनादर पीएसयू बैंक मानता हूं, बट यस यस बैंक समहाउ इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो गया है और धीरे धीरे देखिए सारे बैंक्स की इसमें स्टेक है और ठीक हो रही है चीजें, तो ये होल्ड करके रख सकते हैं। मार्क्सन फार्मा भी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिया, तो 114 पे ये एंट्री लिए, 140 के लगभग भाव है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखे। फार्मा स्टॉक्स आर आल्सो डूइंग वेल, सो तीनों स्टॉक्स को ये होल्ड कर सकते हैं। और मुझे इनके जो बातचीत से और इनके जो स्टॉक लेने का जो तरीका, उससे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बिल्कुल, तो ये रही आपके सवाल पर हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की राय। हमारे साथ आगरा से दिशा जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो मैम, गुड इवनिंग एंड ग्रेट इवनिंग संदीप सर। मैम, आई हैव मन्नापुरम फाइनेंस 5000 at the rate 113। इसको हम 6 to 12 मंथ्स में कब तक का व्यू? 6 to 12 मंथ्स का नजरिया मन्नापुरम फाइनेंस पर है, इनका 113 की खरीद के साथ। कैसा लगता है आपको स्टॉक संदीप जी और इनका बाइंग लेवल? देखिए, इनफैक्ट कल तो ये वन ऑफ द टॉप गेनर्स था एफएनओ स्टॉक्स में, और आज जो सबसे बढ़िया बात है, मुथूट हो, मन्नापुरम हो, गोल्ड वाले स्टॉक्स है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर जो रूलिंग आई उसकी वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तो फुल्ली सिक्योर्ड लोन देते हैं गोल्ड के सामने। और ये कंपनियां वैसे अच्छा भी कर रही हैं। बेस्ट पार्ट इज वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ये स्टॉक सस्ता है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे 1.25 टाइम्स पे चल रहा है सिर्फ, और उसके बाद भी रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त दिए हैं। तो बिल्कुल ये होल्ड करके रखें और मेरे हिसाब से इनको आगे भी पैसा बनना चाहिए। जिस तरीके के इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, और बीच में एक करेक्शन जरूर आया था कंपनी का कोई न्यूज की, बैड न्यूज की वजह से, बट ओवरऑल आई फील कि इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड और ये बने रह सकते हैं। बने रहिए मन्नापुरम फाइनेंस पे, आपके लिए सलाह दे रहे हैं संदीप जी। राजस्थान से प्रहलाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार संदीप जी। मेरे पास 2 शेयर हैं, रेडियंट कैश और रत्नवीर प्रिसिशन लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार मुझे दोनों शेयर के प्लीज बताएंगे कितने शेयर हैं और आपकी खरीद कितनी है? जी मैम, रत्नवीर प्रिसिशन मेरे 118 पे 100 शेयर बाय किए हुए हैं। ओके। और रेडियंट कैश 91 के भाव पे 100 शेयर। ठीक है, लंबी अवधि के लिए रखने हैं?
बिल्कुल 2-3 साल के लिए मैडम। 2-3 साल के लिए, ओके। रत्नवीर प्रिसिशन और रेडिंगटन 2-3 साल के नजरिए के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी संदीप जी? देखिए रत्नवीर ये होल्ड करके रख सकते हैं, एक नया आईपीओ है और ठीक है, एक छोटा मार्केट कैप की कंपनी है एंड मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ठीक लगता है और ओवरऑल फंडामेंटल्स भी ठीक है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। सो रत्नवीर प्रिसिजन में ये होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि इन टाइप की कंपनियां वैसे बढ़िया कर रही हैं और इंजीनियरिंग वाली कंपनीज, और हालांकि ये लोग एसएस प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हैं अलग अलग। सो ओवरऑल आई फील कि होल्ड करके रखें। और दूसरा स्टॉक जो इन्होंने बताया वो आई थिंक रेडिएंट कैश है, नॉट रेडिंगटन। तो रेडिएंट कैश में देखिए मैं इसमें भी रेडिंगटन नहीं, रेडिएंट कैश तो ये मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी ठीक है, एक अच्छे वैल्यूएशंस पे है, कैश मैनेजमेंट वाली कंपनी है। और रेडिंगटन भी संभाव देखिए जो लेवल्स है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, तो दोनों की बात बता देते, जो रेडिंगटन होल्ड करते हैं उनको भी फायदा हो जाएगा। और इनके पास जो रेडिएंट कैश है, मुझे ऐसा लगता है कि रेडिएंट कैश को ये होल्ड करके रखे। ये स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस स्टॉक को मैंने वैसे जेम्स में भी कवर किया हुआ है और इन्हीं के जो दूसरे कॉम्पिटिटर है सीएमएस इन्फोसिस्टम्स, वो कंपनी अच्छा कर रही है और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल आई थिंक द लेवल्स आर गुड एंड ये होल्ड करके रख सकते हैं। और रत्नवीर और ये दोनों होल्ड है। तो रत्नवीर प्रिसिशन और रेडिएंट कैश दोनों को होल्ड करके रखने की सलाह दे रहे हैं आपको संदीप जी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और आगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा होंगी हमारे साथ बताने के लिए सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। सोमवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी। मेरा पहला स्टॉक जो रडार पे है वो है ऑटो स्पेस में। हमने देखा है कि पूरे ही स्पेस में काफी अच्छा मूवमेंट और एक्शन है कि पूरे ही स्टॉक शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं गियर अपने, और इसी का एक टेलविंड मिलते हुए दिखेगा टीवीएस मोटर पे। कंटिन्यूसली हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइन में खरीदारी के मौके ढूंढे जा रहे हैं स्टॉक में, काफी रेजिलिएंट है पूरे बाजार के बाजार में। तो यहाँ पे 1760 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 13 के स्टॉप लॉस के साथ और 48 के एक टारगेट के लिए। दूसरा पिक मेरा रहेगा आरईसी में। हमने देखा है कि इसमें एक काफी अच्छा मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा है और ये एक ऐसा स्टॉक है जहां मोमेंटम बनते ही यहाँ पे काफी वाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। इसका जो 340 का एक कॉल ऑप्शन है उसमें काफी इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 6 के स्टॉप लॉस के साथ और 13 के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे। जी, तो ये दो स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में शिवांगी सारदा की तरफ से। धन्यवाद शिवांगी हमसे बातचीत करने के लिए। और सोमवार के बाजार के लिए संदीप जी, आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? देखिए सोमवार के बाजार के लिए मैंने, जैसा कि मैंने कहा, फार्मा स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे फार्मा स्टॉक लिया है और वो 637 पे बंद हुआ है। 650, 657 का टारगेट और 630 का स्टॉप लॉस। तो जाइडस लाइफ साइंसेज। जी, जाइडस लाइफ साइंसेज में सोमवार के बाजार के लिए खरीदारी करने की सलाह। सर एक बार टारगेट अपना रिपीट कर देंगे संदीप जी जाइडस लाइफ साइंसेज का? या 650 से 657, 650 एंड 650 से 657। ओके, तो इंट्राडे कॉल के तौर पर जाइडस लाइफ साइंसेज में खरीदारी की सलाह आई है संदीप जी की ओर से। संदीप जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। करते हैं रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।